ओके जी, दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर इंशाल्लाह। इसमें हमने सीखना है कि विंड इरोजन जो है उसका एस्टिमेट कैसे करना है। आप लोगों ने वाटर इरोजन की इक्वेशन पढ़ी थी, ऐसे ही एक इक्वेशन है विंड इरोजन की। अब वो जो इक्वेशन है विंड इरोजन की, उस वो विंड इरोजन जो है वो फंक्शन है 5 पैरामीटर्स का। यानी कि विंड इरोजन जो है वो 5 पैरामीटर्स का फंक्शन है। ये इक्वेशन नहीं है, ये एक फंक्शनल इक्वेशन है। दिस इज़ नॉट अ मैथमेटिकल इक्वेशन, इसको भी यूज़ नहीं कर सकते हो। दिस इज़ नॉट एन इक्वेशन, दिस इज़ अ फंक्शनल इक्वेशन, कि जो विंड इरोजन को एज अ फंक्शन जो है ना वो शो करवा रही है 5 पैरामीटर्स का। वो 5 पैरामीटर कौन कौन से हैं? ई जो है इट स्टैंड्स फॉर विंड इरोजन, एनुअल सॉइल लॉस इसको बोलते हैं, कि एक साल के अंदर ऑन एवरेज कितनी जो है सॉइल लॉस होगी। इसके यूनिट है मेगाग्राम। ये मिलीग्राम नहीं है, देखो मैंने भी गलती की है, आप ना करना। दिस इज मेगाग्राम, 10⁻⁶ पर हेक्टेयर पर ईयर। ठीक है, यानी कि एक हेक्टेयर में से हर साल कितने मेगाग्राम सॉइल जो है वो लूज हुई है। ठीक है, ये ई का मतलब ये है। विंड इरोजन जो है कितनी हुई है, कितना उसने जो है, कितने मेगाग्राम जो है उसने सॉइल जो है वो इरोड की है एक हेक्टेयर एरिया में से एक साल के अंदर अंदर। फिर वो फंक्शन किस चीज़ का है? आई, विच इज़ विंड इरोडिबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, अच्छा, विंड इरोडिबिलिटी इंडेक्स जो है ये एक एक तरह से बोल लो कि एक कोफिशिएंट है जो कि डिपेंड करता होता है विंड की जो है ना उसके ऊपर। हम उसको आगे आगे पढ़ेंगे। इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द विंड, और बाकी जो है वो दूसरे तीसरे पैरामीटर्स भी इसमें होते हैं, उसका फार्मूला जो है बाद में आगे पढ़ेंगे। ये बेसिकली जो है ना इसका जो यूनिट होता है वो होता है मेगाग्राम पर हेक्टेयर पर ईयर। ठीक है, एग्जैक्टली ई का पैरामीटर जो है। के जो है ये रिज रेफरेंस फैक्टर, यानी कि इसका मतलब ये है कि रिज का मतलब आपको पता है, ये बन्नी को बोलते हैं पंजाबी में अगर मैं बात करूँ तो। कोई ऐसी चीज़ जो कि आपका बिल फर्ज कोई, मैं यहाँ पे प्लॉट कर बना दूँ। अच्छा चलो उसके बाद आगे जाने दो। बिल फर्ज आपका जो है ना वो ये प्लॉट है कोई, ये कोई ज़मीन है आपकी, ज़मीन का कोई प्लॉट है आपका, और आपने इसके आसपास जो है वो, इस प्लॉट के आपने आसपास एक ऐसे बोल लो कि आपने जो है कोई ऊंची सी जो है ना वो एक 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 बन्नी सी खड़ी कर दी है। ठीक है, आसपास, ताकि विंड जो है ना वो डायरेक्टली इस प्लॉट के ऊपर जाके ना लगे। ठीक है ना, दैट इज़ कॉल्ड रिज। ठीक है ना, इस रिज का रेफरेंस फैक्टर क्या है? ठीक है, यानी कि ये रिज जो बनाई है आपने, यानी कि जो बन्नी आपने अब कभी देखा हो ना आपने खेत, तो हर खेत के जो है एंड पे एक ऐसी बन्नी होती है। सही है, अगर यूनिवर्सिटी में मैं आपको बताऊं तो यूनिवर्सिटी में भी खेत हैं, जाकर देखो कि जो चीज़ दो खेतों को आपस में डिवाइड कर रही होती है उसको बन्नी बोलते हैं, उसको रिज बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आपने वो जो रिज बनाई है वो कितनी रफ है, तो वो जो फैक्टर है उसका, दैट इज रिज रफनेस फैक्टर। वो रिज बेसिकली विंड को जो है वो अ, इस सॉइल को इरोड करने से बचाती है। ठीक है, आगे है क्लाइमेटिक फैक्टर, यानी कितनी रेनफॉल है, क्या टेम्परेचर है, क्या उसका जो है ना वो वहाँ की जो है वो क्या कहते हैं उसको, सनशाइन आर कितनी है। तो जो भी क्लाइमेट के फैक्टर्स हैं वो सी रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे कैपिटल एल जो है, दैट इज़ अनशेल्टर्ड लेंथ ऑफ रोडिंग फील्ड, यानी कि कितने मीटर का एरिया जो है खेत के अंदर ऐसा है, एक जगह के अंदर ऐसा है जो कि इरोड हो सकता है। हो सकता है कि एक जगह ऐसी हो जिसमें ये बिल्कुल पूरे का पूरा खेत है। ठीक है, एक बड़ी पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, के हो सकता है कि जनाब के इसके अंदर एक ऐसी जगह भी जो है खेत के अंदर बनी हुई हो जिसके अंदर के पूरे एक ये घर बना हुआ हो किसी का। ठीक है ना, अब वो जो घर है वो तो पूरे का पूरा सीमेंट का बना हुआ होगा, तो ऑब्वियसली सीमेंट जो है वो एक नॉन इरोडेबल जो है एक चीज़ है, वो सीमेंट का बना हुआ जो है नॉन इरोडेबल है। बाकी सारा खेत रोड हो सकता है, ये रोड नहीं हो सकता। ठीक है, तो अनशेल्टर्ड लेंथ जो है वो ये वाली है, ये एक शेल्टर्ड लेंथ है। ठीक है ना, फिर आगे है घर भी हो सकता है उसके अंदर कोई, मतलब कि हो सकता है कि वहाँ पे घर ना हो सकता है कि वहाँ पे, मैं बता दूँ साथ साथ ये भी कंफ्यूजन बाद में कॉज करे ना। हो सकता है कि वहाँ पे कोई जो है ना उस खेत के अंदर एक कोई जो है वो ग्रीनरी लगी हो, वहाँ पे कोई घास लगा हुआ हो, या कोई जो है ना ऐसी चीज़ लगी हुई हो जो कि उगी हुई है वहाँ पे, वहाँ पर भी इरोजन जो है ना वो डिफरेंट होगी। बाकी पूरे का पूरा खेत जो है वो खाली है, यहाँ पे ग्रीनरी है, इधर घर बना हुआ है,
ये दो जो है ये नॉन इरोडेबल लेंथ्स हैं, बाकी सारा का सारा खेत क्या है वो इरोडेबल है। आगे है फिर वेजिटेटिव कवर फैक्टर कि कितने खेत के ऊपर जो है वो वेजिटेशन लगी हुई है। सही है, तो ये आपको जो है ये 5 के जो है ना फैक्टर्स हैं जो कि विंड इरोजन को जो है ना वो एस्टिमेट करने में काम आते हैं। अभी तक हमने इसकी इक्वेशन जो है नहीं पढ़ी, याद रखनी बात आपने ये वाली। अच्छा, अब पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? पहला था विंड इरोडेबिलिटी इंडेक्स, इसका फार्मूला जो है वो इक्वल टू आई इक्वल टू 525 इंटू 2.718 रेज टू पावर माइनस 0.04 एफ। ठीक है, 525 इंटू 2.718 इंटू रेज टू पावर माइनस 0.04 एफ। इसमें आई जो है वो विंड इरोडेबिलिटी है, फैक्टर पर बोला हमने। अच्छा, अब उसके बाद एफ जो है इसके अंदर वो है परसेंटेज ऑफ ड्राई सॉइल फ्रैक्शन ग्रेटर देन 0.84 मिलीमीटर, यानी कि उस खेत के अंदर कितनी सॉइल है जो ड्राई है और उसके ग्रेन का साइज जो है 0.84 मिलीमीटर से ज़्यादा है। जो वेट सॉइल होती है ना वो इरोडेबल नहीं होती है। सही है, जो ड्राई सॉइल होती है वो इरोडेबल होती है। ठीक है, मॉइस्चर जो है वो हमेशा विंड इरोजन को जो है ना वो रिड्यूस करता होता है। तो सिर्फ वो फ्रैक्शन लेनी है जो कि एक तो ड्राई हो और दूसरा उसका साइज़ क्या हो 0.84 मिलीमीटर से ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि जी मेरे खेत जो है ना उसकी 25% जो है ना वो खेत है मेरा वो है वेट। ठीक है ना, तो ड्राई कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। ठीक, तो ड्राई फ्रैक्शन जो है वो सब। अब इस जो है वो 75 के ऊपर अजम्पशन ये है कि ग्रेन की साइज़ जो है कितनी होगी इनकी 0.84 मिलीमीटर से ज़्यादा। ठीक है ना, ड्राई ये है, लेकिन जो ग्रेटर देन 0.84 मिलीमीटर हैं वो हो सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ 10% हो। ठीक है, तो हमारे काम का नंबर यहाँ पे एफ जो है कितना आ जाएगा फिर 10% आ जाएगा कि ड्राई भी हो और उसका जो है ग्रेन साइज जो है ना वो क्या हो ग्रेटर देन 0.84 मिलीमीटर हो। दूसरा के रफनेस फैक्टर, रफनेस फैक्टर के लिए पहले आपको जो है आपको फाइंड करना पड़ेगा रिज रफनेस फैक्टर। ठीक है, रफनेस फैक्टर है के, उसके लिए पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा रिज रफनेस फैक्टर। उसका फार्मूला क्या है 4h²/d। h जो है रिज की हाइट है, यानी कि जो बन्नी है आपने बनाई है उसकी हाइट कितनी है मिलीमीटर के अंदर, और दो बन्नियों के बीच में कितना डिस्टेंस है मिलीमीटर के अंदर, आपने इसे पुट करना है और के आर की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। सही है, वंस के आर आ गया तो फिर जो है वो रिज रफनेस जो है रफनेस फैक्टर फाइंड करना बहुत आसान है। 0.34 प्लस 12 ओवर के आर प्लस 18 प्लस 6.2 × 10⁻⁶ और के आर का स्क्वायर, जो आपने के आर यहाँ फाइंड किया हुआ है इसमें पुट करो और आपके पास जो वैल्यू जो है ना वो के की आ जाएगी। ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अखीरला है क्या वेजिटेटिव कवर फैक्टर। अच्छा, अब वेजिटेटिव कवर फैक्टर क्या है v इज इक्वल टू 2.55 इंटू 10⁻⁻⁴ और ये साथ में क्या आता है, साथ में आता है एस जी रेज टू पावर 1.363। ये क्या है एस जी? एस जी बेसिकली है क्या, इसे हम बोलते हैं स्मॉल ग्रेन इक्विवेलेंट। ठीक है ना, ये है स्मॉल ग्रेन इक्विवेलेंट। अब स्मॉल ग्रेन इक्विवेलेंट क्या होता है? स्मॉल ग्रेन इक्विवेलेंट ये होता है कि आपको ना जनरली हम क्या करते हैं कि लेकिन अच्छा खैर ये आपके वैसे हाँ है भी सही, कोर्स की बात भी है, बताना ज़रूरी भी है। होता क्या जनरली कि आपको ना एक हम देते हैं ग्राफ। ठीक है, आपको ग्राफ देंगे नहीं, मैं जैसे जैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि होता क्या है ग्रीन चार्ज इक्विवेलेंट। ठीक है ना, ठीक है, अब जाहिर बात है कि हर जो है ना खेत के अंदर कोई ना कोई फसल लगी होती है। तो बेसिकली ये ना एक ग्राफ होता है, ये बेसिकली जो है ना एक ग्राफ सा होता है जो ग्रेन साइज इक्विवेलेंट है। इसमें होता क्या है कि जो फसल लगी होती है आपकी ना खेत के अंदर, मतलब ऐसे मिसाल के तौर पे अगर ये मेरा सुपर कंप्यूटर थोड़ा सा मेरा साथ दे दे तो मुझे यार, अच्छा उसके ना एक्स एक्सिस पे होता है
इस ग्राफ के ना, अगर आप इसको नीचे ले ऊपर जाएगा तो यार कम ऑन। अच्छा, इसका जो होता है ना एक्स एक्सिस, उस पे होता है कोई जो आपकी क्रॉप है, जैसे बिलफर्स, मैं मिसाल लेता हूँ सोयाबीन है, ये आपकी एक्स एक्सिस पे होती है सोयाबीन, ठीक है ना। और वाई एक्सिस पे इसका होता है क्या, यहाँ पे होता है ग्रेन साइज इक्विवेलेंट, ठीक है। आपको सोयाबीन दी होगी, सोयाबीन जो है बिलफर्स दी है, आपको कितने ग्राम जो है, कितने किलोग्राम पर हेक्टेयर है, ठीक है। और उसके अगेंस्ट उसका जो है ग्रेन साइज इक्विवेलेंट जो है आप निकाल लोगे, यानी कि हर फसल का जो है एक ग्रेन साइज इक्विवेलेंट होता है। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक फसल जो है उसका, उसको अगर आप छोटे छोटे ग्रेन्स में जो है ना कन्वर्ट कर दो तो उसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, ठीक है ना। यानी कि ग्रेन साइज इक्विवेलेंट जो है एक तरह से आप बोलो कि इक्विवेलेंट ऑफ ग्रेन साइज, कि एक फसल जो है एक तरह से उसका आप बोलो कि आपने उसका जो है ना ग्रेन साइज इक्विवेलेंट निकालना है, सही है। तो वो अगर किलोग्राम पर हेक्टेयर में जो है ना फसल दी गई हो कि इतने किलोग्राम है जी फसल आपकी जो है ना एक हेक्टेयर के अंदर, इतना उसका रेजिड्यू है, इतने किलोग्राम उसका रेजिड्यू है एक हेक्टेयर के अंदर, तो उसके अगेंस्ट आप उसका ग्रेन साइज इक्विवेलेंट जो है ये निकाल। अच्छा, ग्रेन साइज इक्विवेलेंट होता क्या, ये ये क्यों हम इसको जो है ना यूज़ करते हैं। देखो जब भी कोई फसल आपने लगानी है ना, ऊपर सोयाबीन लगाया आपने, कुछ और फसल लगाया, कुछ ना कुछ रेजिड्यू उसका बच जाएगा खेत के अंदर। आपने कोई फसल लगाई है ना, कुछ ना कुछ उसका रेजिड्यू खेत के अंदर बच जाएगा, ठीक है। अब वो ऑब्वियसली विंड को जो है वो इरोड करने नहीं देगा। मैं दोबारा बोलता हूँ, ग्रेन साइज इक्विवेलेंट, कोई मैं पूछूं अगर आपसे सवाल, मैं लिख नहीं रहा जान के, समझो इस बात को कि मैं क्यों नहीं लिख रहा इस पे, हो सकता है कि सवाल देना हो मैंने एग्जाम के अंदर, कि ग्रेन साइज इक्विवेलेंट जो है हम क्यों जो है उसको जो है वो हम जो है लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि जनरली जब भी हमारा खेत खाली होता है ना, सही है, हम उस खेत में कोई फसल लगी थी पहले और हमने फसल काट ली है, तो कोई थोड़ा बहुत उसका रेजिड्यू बच जाएगा बेशक खेत के अंदर, सही है। अब वो रेजिड्यू जो है विंड को इरोड करने नहीं देगा, सही है। तो हम इस वजह से उसका फैक्टर निकाल लेते हैं कि जितना ज़्यादा रेजिड्यू उसका बचेगा उतना ही ज़्यादा जो है ना विंड को वो कम इरोड करने देगी। तो हम उसका जो है इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि कितना उस रेजिड्यू ने फसल को जो है बचाया था और ज़मीन को बचाया था विंड को इरोड करने से। तो उसके लिए जो है ये फैक्टर आ गया, जो आपका ग्रेन साइज इक्विवेलेंट यहाँ पे ग्राफ से आएगा, हम आपको बेसिकली वो खुद देंगे, आपके लिए जो है ना वो हम खुद देंगे, ग्राफ आपको जो है नहीं पढ़ना पड़ेगा, हम खुद दे देंगे ग्रेन साइज इक्विवेलेंट इसका इतना है। तो आपने वो इधर पुट करना है, रेज टू पावर 1.363, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, जो वी की वैल्यू आ गई आपकी, वो बेसिकली जो है ना आपका क्या है, एक वेजिटेटिव कवर फैक्टर है, सही है। अब आपने ये सारे कर लिए, तो उसके बाद ये बेसिकली जो है ना सारे बीच में स्किप ही हैं, ये सिर्फ आगे पढ़ने की है, कुछ पढ़ लेना एक दफ़ा। ये बेसिकली दो फार्मूलाज हैं। अगर आपका आई जो फैक्टर था, के फैक्टर, सी फैक्टर जो क्लाइमेटिक फैक्टर को देंगे हम लोग, और जो इसके साथ में जो एल फैक्टर है कि जो जितनी लेंथ उसकी जो है ना वो अनकवर अनशेल्टर्ड है, इन सब को मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। अगर आपका आंसर जो है 5.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 से कम है, तो फिर आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है विंड इरोजन को फाइंड करने का। और अगर आपकी जो है इन्हीं चार की जो प्रोडक्ट है वो 5.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 से ज़्यादा है, तो फिर आपने इस फार्मूले को जो है ना वो यूज़ करना है विंड इरोजन को जो है ना फाइंड करने के लिए। क्लियर होगी ये वाली बात। मैं दोबारा बोलता हूँ, आपने आई फैक्टर फाइंड किया स्टार्ट में, हाँ जी फाइंड किया हम लोगों ने। कैसे फाइंड किया जी आप लोगों ने आई फैक्टर, पहले मैं साथ लिख दूँ, आई फैक्टर फाइंड किया, हाँ जी हमने स्टार्ट में आई फैक्टर फाइंड किया जी, इस तरीके से जो आया आपने उसको लिख दिया, ठीक है। फिर आपने के फैक्टर फाइंड किया था जी, हाँ जी हमने जी नेक्स्ट नेक्स्ट में हमने ये के फैक्टर फाइंड किया हुआ है, जो आया आपने उसको लिख दिया। फिर उसके बाद आपने सी फैक्टर जो है ना फाइंड करना सीखा तो नहीं है, लेकिन आपको जो सी फैक्टर क्लाइमेटिक फैक्टर जो है हम देंगे जो है क्वेश्चन के अंदर, आपने उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर साथ में इसको मल्टीप्लाई कर देना है एल के साथ। एल क्या है, अनशेल्टर्ड लेंथ, कि कितनी लेंथ जो है फील्ड की अनशेल्टर्ड है मीटर के अंदर, सबको मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर चेक करना है इसका। बिल फर्जिस का आंसर आ गया 4.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर
हाँ 10 रेज टू पावर 6। ठीक है जी, मैं सपोज कर रहा हूँ इसका आंसर आ गया। अब चूंकि ये आंसर जो है, चूंकि ये आंसर जो है ये 5.5 इंटू 10 रेज टू पावर 6 से छोटा है, से छोटा है, तो आपने अब ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है विंड की ओरिजिन को फाइंड करने के लिए। सही है। अगर बिल फर्ज ये आता है आपके पास 6.5 इंटू 10 रेज टू पावर 6, अब चूंकि ये जो है ये बड़ा है 5.5 इंटू 10 रेज टू पावर 6 से, अब आपने इसके लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है विंड ओरिजिन को फाइंड करने के लिए। सही है। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें से आपको फाइंड सिर्फ ये करने पड़ने हैं आई और के। ठीक है। बाकी जो लेंथ है, अनशैटर्ड लेंथ है, वो गिवन होगी, क्लाइमेटिक फैक्टर जो है ना वो गिवन होंगे। सही है, जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है। ठीक हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये जो क्वेश्चन है ना आपका, आपने इसको सॉल्व करना है, इसके स्टेटमेंट यहाँ तक है, जो हिंट जो है ना ये बेसिकली उसी स्टेटमेंट का हिस्सा है। ये पूरे का पूरा इनफैक्ट क्वेश्चन ही है ये वाला। तो आपने इस क्वेश्चन को जो असाइनमेंट है आपने सॉल्व करना है और मुझे जो है वो बताना है, क्योंकि मैं इस दफ़ा रखूँगा ट्यूसडे को। बेसिकली पेपर तो है आपका, लेकिन हम एक वैसे ही ज़रा क्वेश्चन आंसर सेशन उसमें रख लेंगे, तो उसमें कोई सवाल करना हुआ इस बारे में तो आपने मुझसे कर लेना। सो दिस वाज द फाइनल लेक्चर ऑफ आवर कोर्स। बेटा जी, विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। मेरा बड़ा दिल था कि मैं आपसे कोई जो है ना वो और बातें करता कोर्स के अलावा, लेकिन चूंकि वो इतनी जल्दी जो है ना एग्ज़ाम फाइनल डिसाइड हो गया, तो मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा मौका नहीं मिला कि मैं कोई मॉरल एजुकेशन के ऊपर जो है कोई लेक्चर दूँ आपको। एनीवे, आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। मैं आपको इस दफ़ा ट्यूसडे को मिलूँगा और कोई क्वेश्चन वगैरह आपके होंगे तो वो उसमें जो है ना मैं आपसे जो है वो क्वेश्चन जो है ना वो लूँगा। बहुत सिंपल है ये वाला बिंट्रोजन वाला, वन ऑफ द सिंपलेस्ट लेक्चर्स। ठीक है, कोई इसमें ऐसी कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। मैं तभी जो है जिसको गो थ्रू किया और तभी इसको बिल्कुल एंड पे रखा हुआ है। ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई ऐसी इशू वाली बात है नहीं। ठीक है, तो फिर भी कोई सवाल हो तो आपने मुझसे ट्यूसडे वाले दिन पूछ लेना। आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट।